गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार पुनः शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहले भी अपन ने वीडियो देखे हैं, उसी क्रम में आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, छंद। साहित्य आप अच्छी तरह से जानते हैं। साहित्य क्या होता है? सहितम इति साहित्यम, जो हित के साथ होता है वो साहित्य कहलाता है। और साहित्य के जो दो भाग हैं, एक तो काव्य खंड और एक गद्य खंड। काव्य खंड में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है छंद। काव्य के भी दो पक्ष माने गए हैं, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष मतलब उसमें निहित रस भाव है, और शिल्प या कहें कला पक्ष जो होता है वो उसका बाह्य पक्ष होता है काव्य का। जैसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग करता है। पहले तो लड़कियां ही करती थी, आजकल लड़के भी करने लग गए, पता नहीं क्यों। ऐसी कटिंग करवा के आना तेरे नाम वाली, मम्मी मम्मी 10 रुपए दे। बोले बेटा क्या करेगा? बोले कटिंग करवा के आऊंगा। बोले कौन सी? बोले तेरे नाम। बोले 10 और ले, तेरे पापा के नाम और करवा के आना। तो वही बात है कि जो सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, लड़कियों के द्वारा भी लड़कों के द्वारा भी। 16 श्रृंगार जानते हो ना आप? 16 श्रृंगार लड़कियों के लिए 16 श्रृंगार आए तो है महिलाओं के लिए, लेकिन लड़कियां ले बगी 16 श्रृंगार। और लड़के कहते हैं कि हम पीछे क्यों भाई, वो 32 लेके चलते हैं 16 की जगह, क्योंकि आजकल नई नई फैशन आ गई है। ऊंची पायदान वाली ऊंची पैंट पहनना, शर्ट ऐसी पहनना जो आधी फटी हुई है, पैंट आधी फटी हुई पहनना। और आजकल तो बॉयज, वो फेयर एंड लवली आती थी पहले, आजकल तो बॉयज की और आने लग गई है, नाम चेंज कर दिया बॉयज, उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही काव्य को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है? काव्य को सुंदर बनाने के लिए इस काव्यांगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? काव्यांगों का। काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे रस है, अलंकार है, छंद है, रीति है, गुण है, दोष है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से छंद एक बिंदु है। आपने नाम सुना होगा कि सबसे पहले जो लिखे गए थे, रचना जो लिखी गई थी, वो कौन सी रचना लिखी गई थी? वेद, जिसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय यानी किसी पुरुष द्वारा उसे नहीं लिखा गया। इन वेदों के साथ, वेदों के नाम जानते हो? कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के 6 अंग भी हैं, जिसे वेदांग कहते हैं। क्या कहा जाता है? वेदांग। 6 वेदांग हैं। अब उन 6 वेदांगों में ज्योतिष, कल्प, तरु, ये छंद, ये 6 वेदांग हैं, जिनमें से एक आता है कौन सा? छंद। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं, काव्य में इसका क्या महत्व है। भाई शरीर जो है, आपने शरीर देखा है, शरीर की सुंदरता तो आपने बढ़ा ली, लेकिन बोलना आता ही नहीं। जैसे अभी अभी सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे उदाहरण चल रहे हैं। लॉकडाउन का प्रेम, मुंह पे पट्टी लगाए हुए हैं क्योंकि सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। लड़के लड़की के बीच प्रेम हो गया। पहली बार आमने सामने जब हुए तो लड़की लड़के को देखकर मुस्कुराई, जैसे ही हटाती है उसको तो मुंह में एक भी दांत नहीं। लड़का बेचारा हैरान हो गया, ये क्या हुआ?
तो लड़के ने इशारा किया, रुक जा रुक जा रुक जा, सबर कर। उसने अपना मांस कटाया तो उसके एक दांत। दोनों का प्रेम ऐसा प्रेम बिना देखे प्रेम होता है, वो ऐसा ही होता है। तो जो हृदय है, उस हृदय में जो भाव हैं, जो भाव उमड़े हैं, उन भावों को अभिव्यक्त करने का जो ढंग है ना, तरीका है, उसको कैसे प्रकट किया जाए, उसमें छंद महत्वपूर्ण होता है। छंद क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। जैसे कुछ समय पहले आपको मैंने तुलसीदास का एक पाठ पढ़ाया था, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चार चोर चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त अटत गहन गिरी अखन अखेट की। इस प्रकार से आपको पढ़ाया था, उसमें आपको बड़ा आनंद आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि जो उतार चढ़ाव आ रहा था, उस उतार चढ़ाव के कारण से आप आनंदित हो रहे थे और आपके चेहरे पर हंसी आ रही थी। किस कारण से आ रही थी? वो इस छंद के कारण से आ रही थी। इसलिए कह सकते हैं कि काव्य में छंद का बड़ा महत्व होता है। काव्य में छंद का बड़ा महत्व होता है। देखो, छंद को मैं परिभाषित करने से पहले इसके जो विशेष बिंदु हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जो विशेष बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो यति, नंबर 2 गति, नंबर 3 लय और नंबर 4 तुक। यति, गति, लय और तुक, इनको समझना जरूरी है। इन सबको जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप छंद को समझ पाएंगे। यति, यति का मतलब होता है एक निश्चित स्थान पर ठहराव, रुकना। कोई भी चीज हम लगातार नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि विराम चिन्ह पढ़े होंगे आपने। विराम चिन्हों में जो अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, ये किस लिए आते हैं? एक उचित ठहराव के लिए आते हैं। ऐसे ही काव्य में जो एक उचित ठहराव है उसको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण यदि हम देखें, छोटा सा उदाहरण यदि हम देखें तो उसमें एक समस्या है। वो समस्या देखिए, आप ही पकड़ लेंगे। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। यहां मैंने रुका, मैं रुका यहां। रोको मत, जाने दो। लेकिन इसी वाक्य को मैं ऐसे बोलूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों में अर्थ भिन्न हो गया ना? दोनों में अर्थ भिन्न हो गया। एक में तो है उसे रोकना है, जाने नहीं देना है। एक में है इसे रोकना नहीं है, जाने देना है। यानी दोनों अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। किसके कारण से? उस यति के कारण से हो जाता है। तो यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब क्या होता है? उचित ठहराव, यानी सही तरीके से रुकना। गति, गति का मतलब होता है प्रवाह। गति का मतलब क्या होता है? प्रवाह। प्रवाह, आपने जल बहते हुए देखा होगा नदी नालों में। आजकल बरसात हो रही है बढ़िया वाली, कई कई जगह तो ऐसे होता है कि निकलना ही नहीं होता है, जगह जगह पे पानी भरा रहता है। मैंने देखा था एक लड़का बड़ी स्पीड में चल के हुए आ रहा था, उसे नहीं पता था क्योंकि वो रास्ते से अपरिचित था, पानी भरा था, उसने अपनी मोटरसाइकिल पानी में डुबो दी क्योंकि वो खड्डा गहरा था, उसे पता नहीं था। क्योंकि रोड के बीच में वो तो ये सोच रहा था गड्ढा थोड़ी हो सकता है इतना गहरा कि मैं यहीं पर 3 कुलाच भरूंगा। वो गिर गया बेचारा, पकड़ के कमर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी पता नहीं था यहाँ गड्ढा है। तेरे को किसने कहा था 80 की स्पीड पे भगाना? बरसात का मौसम और इसमें तू ऐसे चला रहा है। तो कहने का मतलब जो स्पीड आपने खूब देखी है, गति आपने खूब देखी है, वो प्रवाह। आप प्रार्थना बोलते हैं उसकी एक निश्चित गति होती है,
और उस गति से हटकर यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप लोगों को ही अटपटा लगने लग जाता है, आपकी हंसी नहीं डटती है, रुकती नहीं है। जैसे सुबह ही बोल रहे थे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। एक निश्चित गति है, और यदि इसको ऐसा बोला जाए, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, स्पीड हो गई ना बहुत ज्यादा, तो आपकी हंसी नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है भाई? क्योंकि उसकी उचित क्या नहीं है, गति नहीं है। इसलिए उचित गति होना जरूरी है, न धीमे और न तीव्र। इसे बिल्कुल धीरे से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे, तो और भी गलत हो जाएगा, हंसी नहीं रुकेगी। वो क्या है? वो है गति। इसलिए वो एक प्रवाह है। नंबर 3 पे बात करते हैं लय। आप ऐसे जब बोलते हैं, कोई गीत या कोई लय बोलते हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे इस प्रकार से चलता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। उतार चढ़ाव आता है ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, वो क्या है? वो लय है। उसे क्या कहेंगे हम? लय। और तुक, तुक का मतलब होता है अंतिम वर्ण साम्यता। तुक का मतलब क्या होता है? अंतिम वर्ण साम्यता। जैसे इसी प्रार्थना में देखते हैं, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आ रहा है ना अंत में, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। लास्ट में क्या आया? आया, यानी अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो समान है। वो क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। कबीर के बहुत से दोहे चल रहे हैं, आप उठाकर देख लीजिए। पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, रे ए आ रहा है ना। ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार, अंत में क्या आ रहा है? रे ए आ रहा है। तो ये वर्ण साम्यता जो आ रही है वो क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं छंद कहते किसे हैं। किसकी बात करते हैं? छंद कहते किसे हैं। छंद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? वह काव्य जिसमें यति, गति, लय, तुक आदि का उचित प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। वह काव्य जिसमें यति, गति, लय, तुक आदि का उचित प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ऐसी काव्य रचना जिसमें यति, गति, लय, तुक आदि का विशेष ध्यान रखकर काव्य साधना की जाती है या शब्द योजना की जाती है, वह क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। इसमें 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? यति, गति, लय और तुक। ये 4 बातें महत्वपूर्ण है जो अभी हमने क्लियर की हैं। ये काव्य में होना जरूरी है, तभी वह छंदबद्ध काव्य कहला सकता है। उसे छंदबद्ध काव्य कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं छंद के प्रकार। किसके? छंद के प्रकार।
छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला तो मात्रिक और दूसरा वर्णिक। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? मात्रिक छंद कहा जाएगा। जिस छंद में मात्राओं की मात्रिक छंद है। किसकी गणना की जाती है भाई? मात्राओं की। अब समझ में ये नहीं आएगा भाई मात्राएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये जानना जरूरी है। इसको जानने से पहले हम वर्णिक को और जान लेते हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में किसकी गणना होती है? वर्णों की गणना होती है। पहले में तो किसकी गणना होती है? मात्राओं की, और दूसरे में वर्णों की गणना होती है। तो यहां पर किसकी गणना होगी भाई? वर्णों की गणना जिस छंद में की जाती है वो छंद क्या कहलाता है? वर्णिक छंद कहलाता है। अब भाई इसकी गणना कैसे करें, मात्राएं क्या है, मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, उसके नियम कौन कौन से होते हैं, गण कैसे पहचाने, गण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के गण होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मात्रा के बारे में जानते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है। मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो लघु मात्रा होती है। कौन सी होती है? लघु। लघु के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, ऊपर एक डंडा सा लगा दिया जाता है, जैसे हम इसको याद करने के लिए एक भी इसे बोल सकते हैं। दूसरी मात्रा होती है गुरु। दूसरी मात्रा कौन सी होती है? गुरु। पहली लघु और दूसरी गुरु। आप इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें एस लिखा जाता है, एस लिखा जाता है ना। गुरु मात्रा के लिए यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब इनकी गणना करते हैं तो लघु मात्रा का एक गिना जाएगा। लघु मात्रा का कितना गिना जाएगा? एक। और गुरु मात्रा का कौन सा गिना जाएगा? दो गिने जाते हैं, यानी जस्ट इससे डबल गिने जाएंगे। इसका एक गिना जाएगा और इसके दो गिने जाएंगे। अब मात्रा लगाने के नियम कौन कौन से होते हैं, उन नियमों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं मात्रा लगाने के नियम कौन कौन से होते हैं। मात्रा लगाने के नियम। मात्रा लगाने के कौन कौन से नियम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला नियम लघु मात्रा के लिए लेके चलते हैं। लघु मात्रा में कहते हैं कहां लगाई जाती है। देखो आपने ह्रस्व स्वर नाम सुना होगा। ह्रस्व स्वर नाम सुना है क्या? ये चार होते हैं। नहीं पता? आपको बता दूं,
पहला नियम इसका बनता है कि ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर जानते हैं ना, ए, ई, उ, री। छोटी है सारी, बड़ी एक भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग बड़ी छोटी यही बोलते आए हो पहली क्लास से, और गुरुजी भी ऐसे बोलते आए थे, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ड़ खाली। ग खा जाते थे कई बार, मास्टर भूखा आता है बेचारा सुबह सुबह इसलिए खा जाता था। घ घड़ी और ड खाली, अरे भाई 4 भरे हैं तो ड खाली क्यों है? कोई उनसे पूछे, उच्चारण ही उनका अशुद्ध था, क्योंकि कोई जमाना ऐसा था कि वो भी तो एक दिन स्टूडेंट रहा था, तो उनको भी गुरुजी ऐसे ही पढ़ाने लग गए। गुरुजी को क्या हुआ, जुकाम लगी हुई थी। ये होते हैं नासिक्य वर्ण, अंतिम वर्ण जो होता है ना वो नासिक्य वर्ण होता है, जिसका उच्चारण नाक से होता है, जिसकी ध्वनि कहां से निकलती है, नासिका से, तो वो बोला जाता है ng। क्या बोला जाता है, ng। यहां टिमकी लगी होती है। अब गुरुजी को लग रही जुकाम, करे तो क्या, तो उसने मुख सुख के लिए क्या किया, मुंह से बोलना शुरू कर दिया, मुख से बोलना शुरू कर दिया, तो इसका उच्चारण बिगड़ गया। नासिका से बोले तो क्या हो, बच्चों के सामने आने लग जाए, क्योंकि नासिका में पानी भरा हुआ है और वो पानी का समंदर शुरू हो जाए। इसलिए गुरुजी जो बोलते थे वैसे ही बच्चे सीखते हैं, क्योंकि गुरुजी की नकल ही बच्चे करते हैं, और बच्चे भी बोलने लग गए, ड़ बोलने लग गए, जबकि ये होता क्या है, ng होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, ng होता है। तो ये सारे छोटी मात्राएं हैं, ये छोटे अक्षर हैं, वो आपके स्वर हैं, जहां पर ये हैं, जिस वर्ण में इनका मेल है वहां पर मात्रा लगेगी लघु। कौन सी मात्रा लगेगी, लघु मात्रा लगेगी। और इनके अलावा जो भी है सब, वो सब कौन सी मात्रा देंगे, गुरु मात्रा देंगे। नंबर 2, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो है और भी जोड़ लो, अंग और अह भी जोड़ लो, ये लो सारे जोड़ लो। इन सब में जो मात्रा लगेगी ना, वो मात्रा कौन सी लगेगी, गुरु मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी भाई, गुरु मात्रा लगेगी। आता है वहां देखो, एक तो देखो यहां पर मैंने इसी में शामिल कर दिया अनुस्वार और विसर्ग। जहां भी अनुस्वार लगा है और विसर्ग लगा है वहां पर गुरु मात्रा होगी, ध्यान रखना। कौन सी मात्रा होगी, गुरु मात्रा। जहां संयुक्त व्यंजन है, क्या आ रहा है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से पूर्व वर्ण पर गुरु मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी, गुरु मात्रा होगी। संयुक्त व्यंजन जानते हो ना, संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन मिले हुए, जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूं, अब संयुक्त व्यंजन इनमें कौन सा है, लास्ट वाला धी, सिद्धि, यहां पर ये संयुक्त व्यंजन है। अब ये संयुक्त व्यंजन तो है, लेकिन इसमें आधा कौन सा है ये बता सकते हैं आप, ये जो मैंने लिखा है इसमें से आधा कौन सा है, ये आधा है या ये आधा है, इन दोनों में से आधा कौन सा है, ये मानने वाले कौन कौन है, ऊपर हाथ करे देखें कि ये आधा वर्ण है। और ये मानने वाले कौन कौन है जो ये मानता है कि ये आधा है। क्या बात है, इसे कहते हैं आपा दोन्यो सपम पाठ, मैं तन चाटू तू मन चाट। यानी कि न ऊधो का लेना न माधो का देना,
गुरुजी किस तरफ बोलेंगे, कहीं कहा ही नहीं जा सकता। क्या बात है। यहां पर देखो, जो नीचे वर्ण होता है ना, जो नीचे वर्ण होता है वो हमेशा पूरा वर्ण होता है। नीचे वर्ण कौन सा है? दिखने में ये आधा लगता है, दिखने में तो आधा लगता है, लेकिन ये दिखे जब को है कौन या। कई बार बच्चा बदमाशी करके घर आ जाता है तो घर वाले कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, बदमाशी करता ही नहीं। पड़ोसी आकर कहता है तेरे बेटो को नहीं बदमाशी, यो तो इतना बदमाश है, मेरा छोरा को सिर फोड़े हो। बोलो नहीं नहीं फोड़ के आया। बोले आजा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूं। बच्चे को साथ ही लेके आती है वो मां, दिखाती है देख सिर फोड़ दियो। तब मां कहती है बेटा तू तो छुपे रुस्तम है, तू दिखा जाए को है कौन या? वैसे ही ये दिखता है ना, वैसा है नहीं। ये नीचे जो वर्ण होता है ना वो हमेशा आधा वर्ण नहीं है, पूरा वर्ण होता है। और जो ऊपर पूरा दिखाई देता है ना वो आधा है। हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। यहां पर ये संयुक्त व्यंजन है। अब जो संयुक्त व्यंजन आ रहा है उससे पूर्व वाले वर्ण पे मैंने क्या लिखा है यहां पर? पूर्व, पूर्व लिखा है ना, तो पूर्व वर्ण पर गुरु मात्रा होगी। अब यहां पर देखो, वैसे मात्रा देखे तो कौन सी होनी चाहिए? ई आ रही ना, छोटी ई आ रही है यहां, तो छोटी मात्रा होनी चाहिए। लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन आया है, इसके कारण से क्या होगा, यह मात्रा गुरु हो जाएगी। छोटी होते हुए भी कौन सी हो जाएगी? गुरु मात्रा हो जाएगी। बस थे तीन ये बिंदु ध्यान रखो, तीन सिद्धांत, तीन नियम ध्यान रखो, मात्रा कहीं भी गलत नहीं होगी। कोई भी मात्रा गलत नहीं हो सकती यदि तीन नियम याद हैं। वैसे तो नियम बहुत से दे रखे हैं, 8-9 नियम दे रखे हैं, उसमें उलझते रहोगे। उलझना है तो उलझ जाना, लेकिन कम से कम इन तीन को याद रखना। ये तीन ही उन्हें जो 9-10 आपके नियम है वो सारे इसमें मैंने घुसेड़ दिए हैं। आप अच्छी तरह से पकड़ कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? एक उदाहरण देता हूं, अब ये ले लीजिए, ये संयुक्त, इसमें मात्रा लगाएं तो कैसे लगाएंगे? अब देखो यहां पर संयुक्त, संयुक्त क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, ये रहा अनुस्वार। तो मात्रा कौन सी लगाऊं भाई? एस मात्रा नहीं है, गुरु। अब यहां पर यू, यू में ऊ की मात्रा है, तो मात्रा कौन सी लगाऊं? मूर्खो, पूरी रात बार गा लो, एक मेरे को भी उठ भागो। मैंने इतना समझाया, आगे क्या आ रहा है? आगे क्या आ रहा है? संयुक्त आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? संयुक्त आ रहा है तो वो क्या कह रहा है? पूर्व वर्ण पर क्या होगा? तो यहां कौन सी मात्रा लगाऊं? गुरु मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? गुरु मात्रा। बचा बेचारा ये तो गायब हो गया, आधा बेचारे की कहीं गिनती नहीं होती है, लेकिन एक जगह गिनती हुई, संयुक्त बनकर अगले को बड़ा बना दिया और खुद गायब हो गया। अब आगे देखिए, ये तय है, तय में कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा होगी? लघु, क्योंकि इसमें ए होता है। तो यहां पर मात्रा कैसे लगी है? गुरु गुरु लघु। पकड़ कर लोगे? लगा दोगे मात्राएं? चलो एक और देता हूं, यही ले लो ना, इससे आगे और भी है। अब यहां पर बताओ मैं कौन सी मात्रा लगाऊं? हाँ ऐसे बोलो। आगे कौन सी मात्रा लगेगी? आगे तो क्या बन जाएगा? गुरु लघु लघु। इस पे कौन सी मात्रा लगाऊं? लघु। क्या आ रहा है यहां पर? ए, और ए यहां आ रहा है ए, तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? अरे गुरु मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? गुरु। अब आगे देखिए,
ऊ आ रहा है ना। अब दोनों में ये देखिए, इसमें आगे संयुक्त व्यंजन भी है ना। ऊपर रह आ रहा है, ऊपर रह आ रहा है, इसका मतलब संयुक्त व्यंजन हो गया ना। इसको मैं ऐसे लिखूं ना तो भी कोई गलत नहीं होगा। आधा रह नीचे ले आऊं तो भी बात वही है, ये ऊपर भग जाता है। आधा ये नीचे नहीं डटता है, नीचे नहीं रुकता है, क्योंकि इसे डर लगता है अगले वर्ण से, तो ऊपर भग जाता है। आधा होते ही ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया। अब यहां पर देखिए, संयुक्त व्यंजन होने पर यहां पर मात्रा पहले भी गुरु ही थी और वैसे भी गुरु ही होगी। अब वह में लघु कर सकते हो, मात्रा लगा सकते हो ना। मात्रिक छंद तभी पहचान पाओगे जब आप मात्रा लगाना सीख जाओगे, और मात्रा लगाना सीखना पड़ेगा। राजी राजी तो ठीक नहीं, नाराजगी से सिखाऊंगा, सीखना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये आपको? आगे बढ़े। अब बात करते हैं वर्णिक की। भाई मात्रिक छंद को तो पहचान लेंगे, अब वर्णिक छंद को कैसे पहचानेंगे? वर्णिक छंद पहचानने के लिए सबसे पहले हमें गण पहचानना जरूरी होगा। किसको जानना जरूरी होगा? गण। गण को पहचानना जरूरी होगा। गण कहते किसे हैं, गण कितने होते हैं, ये सब जानना भी जरूरी है। तो देखो, गण तीन वर्णों के समूह को कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को क्या कहोगे भाई? गण कहोगे। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण कितने होते हैं? गण होते हैं 8। कितने होते हैं गण? 8। गण याद करने का एक सूत्र है। गण याद करने का सूत्र होता है ये माता रा जय भान सैलेगा। ये माता राज भान सैलेगा। ये माता राज भान सलगा, ये सूत्र याद कर लिया तो गण याद हो गया। और बहुत सरल है, 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है और आता रहता है, क्योंकि ये ऐसा है बिन पैंदे का लोटा, किधर भी गुड़ सकता है। पैंदा जानते हो? यदि ये है, इसका पैंदा है, एक जगह रख दिया तो गुड़कर नहीं जाएगा। बिन पैंदे का मतलब चारों तरफ से गोल, उसको टेक ही नहीं पाओगे, थोड़ी सी हवा चली गुड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये ऐसा सूत्र है जो हमेशा घूम फिर कर आता ही रहता है, पूछा जाता ही रहा है। अब देखो, गण 3 वर्णों का समूह होता है, सही बात है ना। 3 वर्णों का समूह है, 3 वर्णों का समूह बनाते जाइए। एक को छोड़ दो, अगले 3 ले लो। माता रा, फिर एक को छोड़ दो, अगले को ले लो। ताराजे, फिर एक को छोड़ दो, एक को ले लो। राजे भा, फिर एक को ले लो, एक को छोड़ दो। जय भाने, फिर एक को ले लो, एक को छोड़ दो। भाने से, फिर एक को छोड़ दो, एक को ले लो। ने से ले, फिर एक को छोड़ दो, एक को ले लो। से ले गा, फिर एक को छोड़ दो, एक को ले लो। आगे है ही नहीं, ले लोगे कहां से? हो गए पूरे। अब देखो, गिनो, देखें कितने हो गए। 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। 8 हो गए। अब इनके नामकरण को हम समझ लें तो अच्छा रहेगा।
मिटा दूं ना इनको? गण, गण का नाम, मात्रा और उदाहरण, एक सारणी बना लेते हैं। गण, गण का नाम, मात्रा और उदाहरण। गण पहले आ गया, ये माता, फिर दूसरा माता रा, फिर तीसरा तारा जय, चौथा राजय भा, पांचवा जय भान, छठा भान से, सातवा न सैल और आठवां सैल का। 8 हो गए ना। अब इसमें देखो पहला अक्षर पकड़ लो और आगे गण जोड़ दो और वो नामकरण हो जाएगा। ये आ रहा है तो यगण, मैं आ रहा है तो मगण, ते आ रहा है तो तगण, रे आ रहा है तो रगण, जे आ रहा है तो जगण, और भय आ रहा है तो भगण, और न आ रहा है तो नस। नगण, और से आ रहा है तो तगण। अब मात्रा लगाना तो आप लोग सीख ही गए थे, सीख गए तो बताते जाओ। यगण में कौन सी मात्रा आएंगी? लघु गुरु गुरु, और मगण में गुरु गुरु गुरु, ताराज गुरु गुरु लघु, राजभा गुरु लघु, जभाने लघु गुरु, भाने से गुरु लघु लघु, नसले लघु लघु लघु, सलेगा लघु लघु गुरु। क्लियर हो गया आपको? है अच्छी तरह से क्लियर हो गया? तो एक एक उदाहरण भी लिख ही लो भाई। यशोदा, और मगन का माताजी ले लो, माताजी, चाचा जी माता जी, बात एक ही है। फिर ये तगण का लें, तगण में जागीर, रगण में माजरा, जगण में जहाज, नगण में मौसम, क्या बात है, मौसम, क्या बात है, पवन, और सलगा, सगण में, सगण में बताओ, हलवा, क्या बात है, काली खायो को हलवा। एक एक उदाहरण मैंने यहां पर लिख दिया है इनके, इस आधार पर आप उदाहरण छांट सकते हो। अब इसमें से गण पता करते हैं, तो मैं ये शब्द लिख रहा हूं, इसमें बताना इसमें बताओ कौन सा गण है, कौन सा गण होगा? अब देखो ऊ छोटा है, लघु मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन आ रहा है, इसलिए मात्रा कौन सी हो जाएगी? गुरु। अब यहां पर दी आ रहा है और दी भी बड़ी है, आगे भी संयुक्त व्यंजन है, तो उस कारण से भी बड़ी होगी, तो कौन सी मात्रा होगी? और तय में ए है तो लघु मात्रा। कौन सा गण होगा? ये देखो यही है ना, ये तगण हो जाएगा। कौन सा गण होगा? तगण होगा।
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से सबको? कोई समस्या, आपदा, विपदा, प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ हो तो बता देना, बात तक भी बता देना। अगले वीडियो में हम इसका समाधान करेंगे, क्योंकि हम हैं तो सब है और हम नहीं तो कुछ। दैट्स ऑल, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।